एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत। विद्यार्थी मित्रों, आज हम देखने वाले हैं ई जोन मराठी एजुकेशन इस चैनल पर लाइव स्ट्रीमिंग रिकॉर्डिंग लेक्चर। तो आज हम देखने वाले हैं हिंदी व्याकरण यूट्यूब चैनल पर लाइव स्ट्रीमिंग रिकॉर्डिंग लेक्चर आप देख रहे हैं। अंत तक देखना मत भूलिए और इस सीरीज को हिंदी व्याकरण को अंत तक देखिए। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ऐसे हिंदी व्याकरण के पार्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे, जो कि आपको फायदेमंद साबित होंगे 5वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक। और जो कंपटीशन एग्जाम होता है उसके लिए महत्वपूर्ण ऐसे लाइव स्ट्रीमिंग रिकॉर्डिंग लेक्चर आप देख रहे हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए आज देखने वाले हम हिंदी व्याकरण या हिंदी भाषा अवगत करने हेतु आपको सबसे महत्वपूर्ण होता है जो वर्णमाला होती है हिंदी व्याकरण की, वह हम सबसे पहले जानने वाले हैं हिंदी व्याकरण। तो चलिए आगे देखने वाले हैं। वर्ण किसे कहते हैं? वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े न हो सके वह वर्ण कहलाती है। शब्द निर्माण की लघुत्तम इकाई ध्वनि या वर्ण है। वर्ण के कुल 2 भेद है। तो सबसे पहले हम जानेंगे वर्ण के 2 भेद। एक स्वर होता है और दूसरा होता है व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर और 33 वर्ण शामिल है। तो यह भी व्यंजन आपको देखना होगा। सबसे पहले हम जानेंगे स्वर किसे कहते हैं। वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में वायु बिना किसी अवरोध के बाहर निकलती है उसे स्वर कहलाते हैं। यानी स्वर की जो परिभाषा है वह हमने जानी है। स्वरों के भी भेद होते हैं, वह भी हम जानेंगे। स्वर के भेद उच्चारण समय या मात्रा के आधार पर स्वरों के 3 भेद होते हैं। पहला जो है उसे हम कहते हैं ह्रस्व स्वर। इन्हें मूल स्वर तथा एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। इनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, जैसे अ, ई, उ, रु। ये जो हैं इन्हें ह्रस्व स्वर या मूल स्वर भी कहा जाता है। दूसरा हम जानने वाले हैं स्वर का जो भेद है वह है दीर्घ स्वर। इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दुगुना समय लगता है, अर्थात 2 मात्राएं लगती हैं, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। यानी दीर्घ स्वर की परिभाषा है, जैसे आ, ई, उ, ए, ओ। यह दीर्घ स्वर कहलाते हैं। और जो हिंदी भाषा में व्याकरण में तीसरा स्वर है उसे कहते हैं लुप्त स्वर। जो भेद हैं, संस्कृत में लुप्त को एक तीसरा भेद माना जाता है, पर हिंदी में इसका प्रयोग नहीं होता है। जैसे ओम, ऐसा उसका उच्चारण होता है। तो प्रयत्न के आधार पर, जीभ के प्रयत्न के आधार पर 3 भेद होते हैं। उसे अग्र स्वर कहते हैं। अग्र यानी अग्र भाग पर जिन स्वरों का उच्चारण होता है, जीभ का अगला भाग ऊपर नीचे उठता है, अग्र स्वर उसे कहते हैं। जैसे कि ई, ए, इसे अग्र स्वर कहते हैं। पच्च स्वर भी दूसरा भेद होता है उसका, प्रयत्न के आधार पर पच्च स्वर कहते हैं उसे। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग सामान्य स्थिति से उठता है उसे पच्च स्वर कहे जाते हैं। जैसे कि ओ, उ, ओ तथा औ, जो कि हिंदी से जो आया है हिंदी में वह अंग्रेजी शब्दों के साथ नया स्वर मिलाया गया है,
ए और ओ, तो वो अ स्वर को पच्च स्वर कहते हैं। अब तीसरा जो भेद प्रयत्न के आधार पर दिखाया गया है वह है मध्य स्वर। हिंदी में अ स्वर केंद्रीय स्वर है। इसके उच्चारण में जीभ का मध्य भाग थोड़ा सा ऊपर उठता है, उसे मध्य स्वर कहते हैं। मुखाकृति के आधार पर भी स्वर के भेद जाने जाते हैं, वह भी हम देखने वाले हैं। मुखाकृति, जब आप स्वर का उच्चारण करते हैं तब आपका मुख किस प्रकार हो जाता है, उस पर भी मुखाकृति के आधार पर जो स्वर होते हैं वह हमने जानने वाले हैं। तो सबसे पहला है संवृत स्वर। वे स्वर जिनके उच्चारण में मुंह कुछ बहुत कम खुलता है, जैसे कि ई, ऊ, ऊ। दोनों ई और दोनों ऊ ह्रस्वर दीर्घ में मुख कम खुलता है। और दूसरा है अर्धस्वर संवृत। वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख संवृत की अपेक्षा कुछ अधिक खुलता है, पहले से कुछ अधिक खुलता है, जैसे ए, ओ, इसके लिए। और तीसरा जो भेद है मुखाकृति के आधार पर, उसे विवृत स्वर कहते हैं। जिन स्वरों को उच्चारण में मुख पूरा खुलता है उसे विवृत, जैसे आ। जब हम आ करते हैं, आ का स्वर उच्चारते हैं, तभी हमको हमारा मुंह पूरा खुलता है। और जो अगला भेद है अर्ध विवृत। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख आधा खुलता है, जैसे अ, ए, ओ, इसी तरह होते हैं। तो आप अगर इस चैनल पे हैं तो अंत तक देखना मत भूलिए। और इसके जो अगले जो पार्ट आएंगे उसके आगे तो हिंदी व्याकरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसी चैनल पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। ई जोन मराठी एजुकेशन, इस चैनल पर आपको यह देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए आगे देखेंगे कि उस उच्चारण में आपको क्या देखना है। ओष्ठाकृति आधार पर, यानी ओठ जो होते हैं उसके आधार पर भी कुछ स्वरों का उच्चारण होता है। तो पहला भेद है उसका वृत्ताकार। जिनके उच्चारण में होठों की आकृति वृत्त के समान बनती है, जैसे ऊ, ओ, औ जैसे होती है, उसे ओष्ठाकृति के आधार पर कहते हैं। अवृत्ताकार के आधार पर इनके उच्चारण में ओठों की आकृति अवृत्ताकार होती है, जैसे ई, ए। उसके बाद हम जानने वाले हैं अगला जो है उदासीन। अ स्वर के उच्चारण में होठ उदासीन रहते हैं, यानी कुछ भी चेंज नहीं होता, तभी हम उसे उदासीन कहते हैं। बाद में जो अ है वो स्वर अंग्रेजी से हिंदी में आया है, यह हमने पहले भी जाना है। अब हमने विद्यार्थी मित्रों स्वर और स्वरों का उच्चारण स्थान और कौन कौन से हिंदी में स्वर है इसकी जानकारी प्राप्त की है। जैसे कि दूसरा जो अंग होता है स्वर और दूसरा व्यंजन की भी जानकारी उतनी ही महत्वपूर्ण है। तो अंत तक यह लाइव स्ट्रीमिंग रिकॉर्डिंग लेक्चर आप देखना मत भूलिए। चलो आगे देखेंगे। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उसे व्यंजन कहलाते हैं, यानी स्वरों की सहायता लगती है उसे व्यंजन कहते हैं। व्यंजन के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त हेतु हम आगे देखने वाले हैं प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के भेद। तो उसका पहला भेद है स्पर्श व्यंजन। जिनके उच्चारण में मुख के दो भिन्न अंग, दोनों ओष्ठ, नीचे का ओष्ठ और ऊपर के दांत
जीभ की नोक और दांत आदि एक दूसरे से स्पर्श की स्थिति में हो, वायु उनके स्पर्श करती हुई बाहर आती हो, तभी उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे क, च, त, त, प वर्गों की प्रथम 4 ध्वनियां। बाद में संघर्षी आगे का भेद है, जिनके उच्चारण में मुख के 2 अवयव एक दूसरे के निकट आ जाते हैं और वायु निकलने का मार्ग संकरा हो जाता है, तो वायु घर्षण करके निकलती है, उन्हें संघर्षी व्यंजन कहते हैं। जैसे ख, ग, ज, फ, श, श, स। और आगे का भेद देखिए, स्पर्श संघर्षी भेद। स्पर्श संघर्षी भेद में हम जानने वाले जिन व्यंजनों के उच्चारण में पहले स्पर्श फिर घर्षण की स्थिति हो, जैसे च, छ, ज, झ, नासिक्य यानी अनुनासिक, जिन व्यंजनों के उच्चारण में दांत, ओष्ठ, जीभ आदि के स्पर्श के साथ वायु नासिका मार्ग से बाहर आती है, उसे नासिक्य व्यंजन कहते हैं। जैसे हम जानने वाले हैं ग, न, म, न, न। तो ऐसे नासिक्य व्यंजन हैं। उसके बाद हम जानने वाले हैं पार्श्विक अगला भेद, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख के मध्य 2 अंगों के मिलने से वायु मार्ग अवरुद्ध होने के बाद होता है, जैसे ल। अब आगे का भेद जानिए। लुंठित, जिनके उच्चारण में जीभ बेलन की भांति लपेट खाती है, उसे जैसे कि र। उत्क्षिप्त व्यंजन, जिनके उच्चारण में जीभ की नोक झटके से तालु को छूकर वापस आ जाती है, उसे उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। जैसे न, ढ, ड, ढ। अर्धस्वर में जिन वर्णों का उच्चारण अवरोध के आधार पर स्वर व व्यंजन के बीच का है, उसे य, व। उच्चारण स्थान के आधार पर भी कुछ व्यंजन के भेद होते हैं, जैसे कि स्वर यंत्रमुखी, जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वर यंत्रमुख से हो, जैसे ह, स। जिह्वा मूलीय यानी जो जिह्वा मूलीय व्यंजन होते हैं, वह भी हम जिनका उच्चारण जीभ से मूल भाग से होता है, जीभ के, जैसे क, ख, ग। आप यह लाइव स्ट्रीमिंग रिकॉर्डिंग लेक्चर ईज़ोन मराठी एजुकेशन पर देख रहे हैं। चलिए आगे देखने वाले हैं कंठ व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण कंठ से होता है, इनके उच्चारण में जीभ का पक्ष भाग कोमल तालु को स्पर्श करता है, जैसे क वर्ग के जो है क, ख, ग। ऐसे घ, उसे कंठ्य व्यंजन कहते हैं। आगे देखिए तालव्य व्यंजन, जिनका उच्चारण जीभ की नोक या अग्रभाग के द्वारा कठोर तालु के स्पर्श से होता है, उसे तालव्य व्यंजन या वर्ण कहते हैं। जैसे क, य और श। उसके बाद आगे का भेद जानेंगे मूर्धन्य। जिन व्यंजनों का उच्चारण मूर्धा से होता है, उसे इस प्रक्रिया में जीभ मूर्धा का स्पर्श करती है, जैसे ट, श। वत्सरीय, जिन ध्वनियों का उद्भव जीभ से द्वारा वत्स या ऊपरी मसूड़े के स्पर्श से हो, न,
र, ल। दंत्य, आगे का देखिए, दंत्य। जिन व्यंजनों का उच्चारण दांत की सहायता से होता है, इसमें जीभ की नोक पर ऊपरी दंत व्यक्ति का स्पर्श करती है, जैसे त, स। दंत्योष्ठ, आगे का भेद जानेंगे। दंत्योष्ठ, इन ध्वनियों के उच्चारण के समय जीभ दांतों को लगती है तथा ओठ भी कुछ मुड़ते हैं, जैसे व, फ। आगे का भेद जानेंगे। ओष्ठ, ओष्ठ व्यंजनों के उच्चारण में दोनों होठ परस्पर स्पर्श करते हैं तथा जिह्वा निष्क्रिय रहती है, जैसे प। स्वर तंत्रियों में उत्पन्न कंपन के आधार पर भी कुछ व्यंजन के उच्चारण, वर्ण के उच्चारण किए जाते हैं। जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय में स्वर तंत्रियां एक दूसरे के निकट होती है और निश्वास वायु निकलने में उसमें कंपन हो, प्रत्येक वर्ग की अंतिम 3 ध्वनियां घोष होती है। अघोष, जिनके उच्चारण समय स्वर तंत्रियों में कंपन न हो, प्रत्येक वर्ग की प्रथम 2 ध्वनियां अघोष होती है। बाद में हम जानने वाले श्वास की मात्रा के आधार पर भी व्यंजन जानने वाले हैं, जैसे कि अल्प प्राण या महाप्राण, यानी जिनके उच्चारण में सीमित वायु निकलती है, उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। जैसे कि ह रहित होती है। प्रत्येक वर्ग की पहली, तीसरी, 5वीं ध्वनियां अल्प प्राण होती है। महाप्राण, जिनके उच्चारण में अपेक्षाकृत अधिक वायु निकलती है, ऐसे ध्वनि ह युक्त होते हैं। प्रत्येक वर्ग की दूसरी और 5वीं ध्वनि महाप्राण होती है। संयुक्त व्यंजन भी कुछ हैं, जैसे जब दो अलग अलग 2 व्यंजन संयुक्त होने पर अपना रूप बदलते हैं, तब वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क्ष, क और श और अ मिलाकर क्ष बन गया है। जैसे कि त्र, त, र और अ मिलाकर त्र बन गया है। जैसे कि ज्ञ, ज, ज्ञ और अ मिलाकर ज्ञ मिला बन गया है। श्र, जैसे कि श, र और अ मिलाकर बन गया है, उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। उसके बाद हम जानेंगे आयोगवाह। जिन वर्णों का उच्चारण व्यंजनों के उच्चारण की तरह स्वर की सहायता से होता है, परंतु इनके उच्चारण से पूर्व स्वर आता है, अतः स्वर व व्यंजनों के मध्य की स्थिति के कारण ही इनको आयोगवाह कहा जाता है। जैसे कि अ, अम और अह। अम, इनमें अनुस्वार का बिंदु अ अक्षर का सहारा लिए हुए है और अह में दोनों बिंदु विसर्ग अ अक्षर का सहारा लिए हुए है। तो आयोगवाह हमने देखा है। चलिए आगे हम देखने वाले हैं कि आप इस मात्रा में हम देखने वाले हैं कि अनुस्वार के आधार पर जो हम जानने वाले हैं, इनका उच्चारण करते समय वायु केवल नाक से निकलती है। जैसे कि रंक, पंख, अनुनासिक, इसका उच्चारण मुख और नासिका दोनों से मिलकर निकलता है। जैसे हंसना और पांच। तो विद्यार्थी मित्रों, आपने अभी इस लाइव स्ट्रीमिंग रिकॉर्डिंग लेक्चर में हिंदी भाषा में आपने क्या देखा है? स्वर और व्यंजन यानी हिंदी वर्णमाला इस लाइव स्ट्रीमिंग रिकॉर्डिंग लेक्चर में आप सभी ने देखी है। आप सभी ने यह लाइव स्ट्रीमिंग रिकॉर्डिंग लेक्चर अंत तक देखा। आप सभी को मेरी ओर